स्वागत है आप सबका स्मार्ट अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपको जो है फिजिक्स के पहले चैप्टर उसका ऑब्जेक्टिव को करा रहे थे, और आज हम लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर केमिस्ट्री का भी करा दीजिए ऑब्जेक्टिव, तो आज हम लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है गलत है। यानी इस अभिक्रिया के आधार पर हमको बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला ऑप्शन है कि सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, या कार्बन उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग एक चीज ये देखेंगे कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया उसको कहते हैं कि जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो, यानी ऑक्सीजन जुटे, या हाइड्रोजन का वियोग हो, यानी अगर हाइड्रोजन हटे, तो उस अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यदि ऑक्सीजन का, फिर इसका उल्टा, अगर ऑक्सीजन का वियोग हो और हाइड्रोजन का संयोग हो, यानी हाइड्रोजन जुटे, तो इसे हम लोग कहते हैं अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। तो हम लोग कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। यानी किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, दोनों ही कंडीशन पर वो उपचयन अभिक्रिया होगा। यदि ऑक्सीजन हटे और हाइड्रोजन जुटे, तब हम लोग कह सकते हैं कि वो अपचयन अभिक्रिया होता है। अब इसको और अच्छा से समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहां पर ये जो क्वेश्चन है कि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि लेड ऑक्साइड का, सर ऑक्सीजन हट रहा है, का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन किसका हो रहा है, लेड ऑक्साइड का, इसको याद रखना है। और उसके बाद यहां पर देख रहे हैं कि इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी इस कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का उपचयन होकर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके आधार पर सीसा अपचयित हो रहा है। तो सर सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, अपचयन से ही होता है अपचयित होना। तो हम लोग यहां देखेंगे कि सर लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो यहां सिर्फ लेड यानी सीसा अपचयित हो रहा है, तो ये गलत होगा। और हम लोगों को मांग रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं, कौन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी उपचयन हो रहा है किसका, कार्बन का। तो ये भी गलत होगा। अब इसका तीसरा ऑप्शन है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी कार्बन उपचयित हो रहा है। और इसका ऑप्शन नंबर 4 है कि लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है,
ऑक्सीजन हटकर सिर्फ लेड बचा, तो ऑक्सीजन के हटने को अपचयन कहते हैं। और उसी से आया कि लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो सर इसका कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। सर इसका पहला और दूसरा कथन क्या है, असत्य है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसका पहला और दूसरा कथन बिल्कुल क्या है, असत्य है। अब चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये कोई रासायनिक समीकरण दिया हुआ है और कहता है कि उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। क्या संयोजन है, क्या द्विविस्थापन है, क्या विघटन है, या विस्थापन है। सर संयोजन अभिक्रिया कहते किसको है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है और नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन कहते हैं कि जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और विघटन अभिक्रिया कहते हैं कि जब कोई बड़ा सा यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण करता है, तो उसे विघटन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं किसको, कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, तो उसे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए एक चीज याद रखना पड़ेगा कि एक धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी होती है, उसको याद रखेंगे। यानी ये धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। याद रखिएगा कि क्रियाशीलता श्रेणी में हम अगर नीचे जाए तो धातुओं की क्रियाशीलता घटती है और ऊपर जाए तो क्रियाशीलता यानी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने की क्षमता बढ़ती है। तो इस आधार पर अगर हम देखें कि सर ये फेरस ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया होती है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और लोहा अलग हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे कि जो एल्युमिनियम है वो लोहा से पहले है, यानी एल्युमिनियम की क्रियाशीलता लोहा से ज्यादा है। ये जो एल्युमिनियम है इस यौगिक से लोहा को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण किया। इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एल्युमिनियम कोई शक्तिशाली तत्व है जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को क्या किया, विस्थापित कर दिया और विस्थापित करने के बाद का निर्माण किया, लोहे को से हटा दिया। ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लोहे पर जल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। और तीसरा ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होती। और चौथा ऑप्शन है आयरन लवण एवं जल बनाता है। याद रखिएगा कि जितने भी धातु है, चाहे वो अम्ल से अभिक्रिया करे चाहे वो जल से अभिक्रिया करे, धातुएं अम्ल और जल से अभिक्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं चाहे कोई भी धातु हो, वो हमेशा अम्ल या जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और याद रखिएगा, अगर मान लीजिए यहां पर हम कहें
ये लोहा है और ये किसके साथ अभिक्रिया, यानी लोहा पर जल एवं हाइड्रोक्लोरिक, तो पहले लोहा की का अभिक्रिया हम लोग जल के साथ कराएं तो ये बनेगा फेरस ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त। उसके बाद अगर फिर इस लोहे की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो फिर ये क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा और इस स्थिति में भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इस हिसाब से लोहा जल से भी अभिक्रिया किया तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ और लोहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी अभिक्रिया किया तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ का मतलब। और फिर जब वो अम्ल से अभिक्रिया किया तो लोहा आयरन क्लोराइड का निर्माण किया, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि लोहा पर जल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए फिर इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अभिक्रिया के तीर का सिरा किस ओर होता है। तो याद रखिएगा कि जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखने की कुछ शर्त होती है। अभिकारकों को हमेशा तीर चिन्ह के बाईं ओर तथा उत्पाद को तीर चिन्ह के दाईं ओर, तथा जो तीर का निशान है वो उत्पाद की दिशा को बताता है। तो अभिक्रिया के तीर का सिरा किस ओर होगा, तो तीर का जो ये सिरा है वो हमेशा उत्पाद की ओर होता है, इसकी ओर, उत्पाद की ओर। चलिए फिर इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इस गैस की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो हमेशा याद रखिए दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और दहन की कुछ शर्तें होती है, जैसे ज्वलन ताप का होना, ज्वलनशील पदार्थ का होना और वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो मैग्नीशियम रिबन का अगर दहन होगा, जलेगा, तो वो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। ये इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही। चलिए फिर इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र। सर ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो याद रखिएगा यहां पर जो है एक कैल्शियम ऑक्साइड है, ये चूना का सूत्र है, या बहुत आदमी इसको कली चूना भी बोलता है। और उसके बाद ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, या संगमरमर भी बोलते हैं। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको तो जानते ही होंगे, ये विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कौन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को चूना पत्थर भी बोला जाता है। चलिए फिर इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, लेड क्लोराइड का सूत्र है। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, किसी का भी अगर सूत्र लिखना हो, लेड क्लोराइड यानी ये लेड है और ये क्लोरीन है, इसका सूत्र क्या होगा, PbCl, PbCl2, PbCl3 या Pb2Cl। देखिए यहां पर जो ये लेड है ये धातु है और ये क्लोरीन है ये अधातु है। किसी का भी सूत्र लिखने से पहले हमको उसका संयोजकता पता होना चाहिए और वो धनायन होगा है कि ऋणायन है, यानी वो धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है, ये चीज याद रखना। और एक यहाँ पर लेड ये धातु है और क्लोरीन ये अधातु है, का मतलब ये दोनों जो यौगिक बनाएगा वो आयनिक यौगिक बनेगा। और अगर आयनिक यौगिक बनेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा।
इसका मतलब धातु कितने इलेक्ट्रॉन, यानी इसके बाहरी कक्षा में, और हमेशा याद रखिए कि धातु के बाहरी कक्षा में हमेशा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो अधातु होता है उसके बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 होता है। और इसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। अगर जो फिर इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला होगा वो धन आवेशित होगा। इसका मतलब जो धातु लेड है, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी संयोजकता भी 2। और ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यानी ये धन आवेशित हो। और फिर क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और वो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके आएगा, यानी ग्रहण करेगा। तो सर इसके बाहरी कक्ष, इसका जो संयोजकता है वो 1 हो जाएगा, और वो ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इस कंडीशन पर अगर हम देखें, इसका जो यौगिक बनेगा प्रकार से बनेगा, और देखेंगे कि सर एल, यानी लेड क्लोराइड का इसका जो सूत्र है वो बी नंबर सही होगा। तो चलिए फिर इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नीशियम के फीते ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगर एनसीईआरटी पढ़िएगा तो सबसे पहले क्रियाकलाप में आपको ये चीज मिल जाएगा। तो चलिए फिर इसका अगला क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा संकेत है? रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, या इनमें से सभी? एक बात याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया अगर कहीं पर होती है, विशेषताएं होती है। सबसे पहले रंग में भी परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है, ये भी होगा। गैस भी निकलता है, बिल्कुल सही है। अवक्षेप का बनना, सर ताप में भी परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से सभी होगा। यानी इनका सभी, जब कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रंग में परिवर्तन भी होगा, गैस भी निकलेगा, अवक्षेप भी बनेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम का पालन करता है? तो आप लोग जो है 9वीं कक्षा में एक चीज पढ़े होंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें डाल्टन ने बताया था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणु संख्या को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही सृजन किया जा सकता है। उसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सर संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम का पालन करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व के परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही सृजन किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम होगा ही नहीं, बॉयल का नियम होगा ही नहीं। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों का जो है एक क्लास और लिया जाएगा केमिस्ट्री का, उसके बाद फिर जो फिजिक्स के बचे हुए क्वेश्चन थे उसको कराया जाएगा। मिलते हैं फिर कल